हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? हो आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं कुलदीप आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस। बेटा ऑनलाइन क्लासेस जो हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। जैसे कि अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है इसमें क्या है, ऑफलाइन स्टडी लगभग बंद हो चुकी है, सभी लोग ऑनलाइन स्टडी की तरफ आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों की जैसे कंप्लेंट रहती है कि ऑनलाइन हमको कुछ समझ नहीं आती। तो बेटा देखो, समझ नहीं आता है उसके लिए कुछ आपको स्टडी में जो है बदलाव करने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी में काफ़ी डिफरेंस है। तो उसके लिए मैं कुछ आपको ट्रिक्स सजेस्ट करूंगा जिससे आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। जिसमें कि अगर आप बात करें, सबसे पहला कि आप जब भी वीडियो स्टार्ट करें, YouTube पे वीडियो आप एनी टाइम दे सकते हो, सुबह शाम दोपहर रात। लेकिन जब भी आप वीडियो स्टार्ट करें तो एक ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पे बिल्कुल भी शोर ना हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी रूम में बैठे हो, एक साइड में टीवी चल रहा है, आपने क्लास ऑन कर रखी है, आधा ध्यान क्लास की तरफ है, आधा ध्यान टीवी की तरफ है, या कहीं ओपन एरिया में बैठे हो जहाँ पे बाहर बच्चे खेल रहे हैं। तो बेटा ऐसे में क्या है, आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती हो। जो चीज़ आपको समझाई जानी चाहती है, समझाने की कोशिश करता है टीचर, वो आपको समझ में नहीं आती। दूसरा, आप जहाँ भी बैठे, एक रूम अच्छा सा स्टडी रूम हो आपका, शांति हो वहाँ पे, साथ में अपनी बुक और एक कॉपी या अगर फेयर कॉपी आप जरूर साथ में लेके बैठें। क्योंकि जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके आप साथ साथ अपने नोट्स बनाएं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको बुक से भी कंसल्ट करें। तो बेटा अगर आप ये छोटी छोटी ट्रिक्स अपनाते हो तो आप ऑनलाइन स्टडी में भी काफ़ी कुछ सीख सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, जिसको आप क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट भी कह सकते हो। बेटा जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर आपको सभी पता, हम खेती बाड़ी से जो रिलेटेड चीजें हैं उसको आप एग्रीकल्चर कहते हो। और उसका मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से आप एग्रीकल्चर को उसका मैनेजमेंट कर सकते हो। कुछ इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ बताना चाहेंगे कि अपने को ये एग्रीकल्चर मैनेज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। बेटा आज से हम काफी टाइम पहले की बात करें, उस टाइम हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी नहीं थी जितनी आज के टाइम पे है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे पास जो लैंड एरिया है, जमीन है, वो कम होती जा रही है। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोगों को रहने के लिए मकान चाहिए, जो है खेती बाड़ी की जमीन उसके अंदर यूज हो जाती है, एग्रीकल्चर की जो लैंड है वो उसमें यूज हो जाती है। इसके अलावा आप कह सकते हो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, रोड्स बन रही है, तो हर चीज में जो लैंड है यूज हो रही है। अब बेटा जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, तो कह सकते हैं कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो खाने की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनको अनाज चाहिए, वो भी बढ़ेगा। अब बेटा जब रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, जमीन कम हो रही है, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से इतनी बड़ी पॉपुलेशन का हम उस छोटी सी जमीन से, उस छोटे से लैंड पीस से पूरी पॉपुलेशन का काम चलाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स अपने को ऐसी लगानी पड़ेंगी कि उस छोटी सी जमीन से ही आप अच्छी क्वालिटी का अनाज पैदा करें, हाई अमाउंट में हाई यील्डिंग करें, ताकि उस पॉपुलेशन का काम चल सके। अदरवाइज हम कह सकते हैं पहले चल रहा था, जमीन बहुत थी, है ना, आप नॉर्मल एग्रीकल्चर भी करते थे तो भी सबका काम चल जाता था। लेकिन आजकल हमारे पास एग्रीकल्चर को भी मैनेज करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि फूड रिसोर्सेज की अगर अपन बात करें, उनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ रही है। तो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉप्स एंड इट्स टाइप्स। बेटा प्लांट्स के बारे में आपको सभी पता होगा, आपने प्लांट्स देखे कि अब प्लांट्स और क्रॉप्स क्या डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस है, जब आप बहुत सारे प्लांट्स एक जगह एक साथ लगा देते हो उसको हम कहते हैं क्रॉप्स। डेफिनेशन में आते हैं, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक जैसे प्लांट्स, एक तरीके के प्लांट्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, आप उनको एक जगह लगा दें, ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। तो वही उसी को हम फसल कह देते हैं। जैसे अगर आप देखो खेतों में जाते हो,
अगर आप गेहूं ने उगाए हुए तो बहुत सारे गेहूं ही गेहूं के प्लांट्स होते हैं, बाजरा उगाया तो बहुत सारे बाजरे के प्लांट्स होंगे, मतलब सेम काइंड ऑफ प्लांट्स। अगर आप लार्ज जगह पे लार्ज स्केल पे कल्टिवेटेड कर रहे हो तो उस चीज को हम कहते हैं क्रॉप। फिर बेटा दूसरा हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है मेनली मॉनसून पे, क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है ना, कहीं पे बारिश, कभी गर्मी, कभी सर्दी। तो हम कह सकते हैं उसके हिसाब से हमने जो हमारी क्रॉप्स हैं उनके कुछ टाइप्स जो है डिसाइड किए हैं कि सर्दियों में कौन सी फसल लगानी है, गर्मियों में कौन सी फसल लगानी है। उस हिसाब से हमने सीजन के हिसाब से जो क्रॉप्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में मेनली डिवाइड किया हुआ है। तो क्रॉप्स आर कैटेगराइज्ड मेनली इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। इस सीजन के हिसाब से उनकी ग्रुपिंग की हुई है, जिसमें फर्स्ट हमारे पास आता है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप कौन सी हैं? These are the crops grown between October to February। अक्टूबर से फरवरी के बीच में जो फसलें लगाई जाती हैं उनको आप कहते हो रबी क्रॉप्स। इसमें हमारे पास जैसे एग्जांपल है वीट है, बार्ले है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। सभी को आप कह सकते हो ये रबी की क्रॉप्स है, रबी की फसल है। सेकेंड जो ग्रुपिंग हमारे पास आती है या फिर सेकंड कैटेगरी जो हमारे पास आती है वो खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप हमारे पास वो क्रॉप है जो उगाई जाती है बिटवीन जून एंड सितंबर, कह सकते हो गर्मियों के टाइम। तो दीज आर द क्रॉप्स ग्रोन बिटवीन जून टू सितंबर। जून से सितंबर के बीच में जो क्रॉप्स आप उगाओगे उनको कहोगे खरीफ क्रॉप्स। इसमें कुछ एग्जाम्पल अपने पास जैसे मेज, मक्का, ग्राउंडनट, मूंगफली, पैडी, धान है ना, कॉटन, ये जितनी भी चीजें हैं इनको आप, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं लेकिन कुछ एग्जांपल लिखे, ये हमारे पास सारी आती हैं खरीफ क्रॉप्स में। मेनली तो बेटा हम रबी और खरीफ क्रॉप्स की बात करते हैं, लेकिन एक थर्ड टाइप की जो कैटेगरी है वो भी हमारे पास है। जैसे कि आप गर्मियों के टाइम में बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आते हैं। अगर आप बात करो तरबूज, खरबूजा है ना, तो इस तरीके की चीजें जिस पीरियड में उगाई जाती हैं उसको हमने एक अलग कैटेगरी में रखा हुआ है जिसको हम कहते हैं जायद क्रॉप्स, जायद की फसल। दीज आर क्रॉप्स ग्रोन बिटवीन मार्च टू जून। आप देख सकते हो मार्च अप्रैल गर्मी स्टार्ट हो जाती है और मई जून तक गर्मी रहती है। इस गर्मियों के टाइम में जो चीजें आती हैं मार्केट के अंदर, आप कह सकते हो सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे जायद क्रॉप्स के, जिसके अंदर हम कुछ बात करें एग्जाम्पल की वाटरमेलन, तरबूज, मस्क मेलन, खरबूजा, ककम्बर, खीरा, और भी बहुत सारे कुछ वेजिटेबल्स हैं जो कि हमारे पास आती हैं जायद की क्रॉप्स के अंदर। ये तो बेटा आपने क्रॉप्स और टाइप ऑफ क्रॉप्स पढ़ा। अब हम बात करेंगे कि जो एग्रीकल्चर है उसको कैसे मैनेज करते हैं। वैसे तो आप लोग जो भी अगर गांव से किसी बिलोंग करते हैं तो उनको खेती बाड़ी के बारे में सब पता होगा, हम कैसे स्टार्ट करते हैं ना। जब आप जमीन की प्लोइंग करते हो वहां से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग करना, अनाज की कटाई करना, उसको स्टोर करना, वहां तक जितने भी स्टेप्स हैं वन बाय वन हम उन स्टेप्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब बेटा जो लोग सिर्फ मार्केट से अनाज लेके आते हैं उनको नहीं पता होता कि उस अनाज को उगाने में किसान ने कितनी मेहनत की। जो फार्मर्स हैं वो बीज बोने से लेकर फसल काट के बेचने तक काफ़ी मेहनत करते हैं, बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, और यही जो स्टेप्स हैं इन्हीं को हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर आते हैं और किस तरीके से ये स्टेप्स किए जाते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में अगर हम बात करें, इसको डिफाइन करना चाहें तो कह रहे टू इंश्योर अ गुड क्रॉप। आपको अगर एक अच्छी क्रॉप चाहिए तो इंश्योर अ गुड क्रॉप यील्ड सेवरल एक्टिविटीज आर अंडरटेकन। कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि फार्मर्स करते हैं। सेवरल एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय फार्मर्स फ्रॉम सोइंग टिल कटिंग। सोइंग का मतलब बीज बोना, वहां से लेके
टिल कटिंग, जब तक आप फसल की कटाई नहीं कर लेते हो। तो एक अच्छी क्रॉप के लिए, अच्छी पैदावार के लिए फार्मर्स को बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज डन बाय द फार्मर्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो ये जो भी एक्टिविटीज फार्मर करते हैं क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, इन सभी एक्टिविटीज को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसके अंदर जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, 8 स्टेप्स हमने यहां पे लिखे हैं। सबसे पहला स्टेप आता है प्लॉइंग। प्लॉइंग का मतलब क्या होता है? खेत में हल चलाना। स्टार्टिंग में आपने देखा हो बेटा, जब फसल उगाते हैं, फसल उगाने से पहले खेत खाली रहे, ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है हमारे पास उस सॉइल को प्रिपेयर करना। सॉइल अच्छे से प्रिपेयर होगी तभी हम कह सकते हैं कि हमारे जो हम बीज बोएंगे है ना, वो अच्छे से ग्रो करेंगे, क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करेंगे। तो अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर एक एक पॉइंट को हम डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है प्लॉइंग, सॉइल को प्रिपेयर करना। सेकेंड जो पॉइंट है सॉइंग ऑफ सीड्स। उसके बाद जब सॉइल प्रिपेयर हो जाती है तो उसके अंदर बीज बोए जाते हैं। बीज लगा दिए, सॉइल प्रिपेयर कर दी, उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट होता है प्रोवाइडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। आपने देखा होगा खेतों में खाद दी जाती है ना, कई हमारे पास जो नेचुरल खाद है गोबर यूज करते हैं, कोई केमिकल्स भी यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स भी यूज करते हैं। ये भी अपने को प्रोवाइड करने पड़ते हैं प्लांट्स को, ताकि उनकी अच्छे से ग्रोथ हो सके। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है इरिगेशन का। आप सभी को पता होगा प्लांट्स अपना फूड किससे बनाते हैं? सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब वाटर की रिक्वायरमेंट प्लांट्स को बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी इरिगेशन करनी, टाइम टू टाइम उनकी सिंचाई करनी भी जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन। इसमें आप कह सकते हो बेटा आपने इतना काम किया, फसल आप उग गई है, प्लांट्स निकल आए हैं बाहर। अब बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास चांस होता है कि उन प्लांट्स को कुछ बीमारियां लग सकती हैं, कीड़े लग सकते हैं, तो उस क्रॉप को अपने को प्रोटेक्ट करना होता है। प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो फिफ्थ पॉइंट है क्रॉप प्रोटेक्शन, उस क्रॉप की प्रोटेक्शन करनी, किस तरीके से हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्रॉप प्रोटेक्ट अगर हो जाएगी तो अच्छी फसल उगेगी, अच्छी फसल उगेगी, पक जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है सिक्स्थ हार्वेस्टिंग का, मतलब कटाई का। उसके बाद उस फसल की कटाई की जाती है। फसल काटने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो करते हैं थ्रेशिंग का। उस फसल में से कह सकते हैं अनाज को अलग करना। थ्रेशिंग होने के बाद जो आपके पास अनाज इकट्ठा हो गया, तो सबसे लास्ट स्टेप जो हमारे पास इसमें आता है स्टोरेज का, कि किस तरीके से उसको आप अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं ताकि वो खराब ना हो। स्टोरिंग के बाद आप कह सकते हो उसको आप मार्केट में भी सेल कर सकते हो। तो ये 8 स्टेप्स मेन हमारे पास हैं जो आप फार्मिंग के अंदर करते हो। सोइंग कह सकते हैं, टिल सोइंग टू कटिंग, बीज लगाने से कटिंग तक जो जितने भी स्टेप्स हैं इन्हीं को आप क्या कहते हो? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब वन बाय वन इन स्टेप्स को हम चेक करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला प्रोसेस जो हमारे पास आता है वो है प्लॉइंग का। क्या है प्लॉइंग, कैसे करते हैं, इसका यूज क्या है, चलिए देखते हैं। तो टर्न द सॉइल अप एंड डाउन, जो मिट्टी है उसको ऊपर नीचे करना, आपस में अच्छे से मिक्स कर देना। एक बार नीचे वाली मिट्टी करते हैं, नीचे की मिट्टी निकाल के ऊपर लाना, ऊपर की मिट्टी को नीचे ले जाना। तो टू टर्न द सॉइल अप एंड डाउन एंड लूजन इट, और उसको लूज कर लेना सॉइल को। बाय यूज ऑफ प्लो इज कॉल्ड प्लॉइंग, है ना। प्लो हल जिसको आप कहते हो। तो टू टर्न द सॉइल अप एंड डाउन एंड लूजन इट बाय द यूज ऑफ प्लो इज कॉल्ड प्लॉइंग। तो इस मेथड को हम कहते हैं प्लॉइंग करना। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम प्लॉइंग करते क्यों, क्या यूज है इस प्लॉइंग को करने के। लूज सॉइल हैज द फॉलोइंग बेनिफिट्स। अगर आप सॉइल को पहले लूज कर लेते हो सोइंग से पहले, बीज लगाने से पहले, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि फर्स्ट, सीड रिचेस बिलो द अपर मोस्ट लेयर विच मेक्स इट जर्मिनेशन इजी।
सीड रिचेस बिलो द अपर मोस्ट लेयर, जो सीड है जो सॉइल के बिल्कुल अपर मोस्ट लेयर जो होती है उसके बिलो नीचे पहुंच जाता है। अगर आपकी लूज सॉइल अच्छे से लूज होगी तो अपन कह सकते हैं सीड नीचे तक जो है जा सकता है। विच मेक इट्स जर्मिनेशन इजी, जिसकी वजह से जो सीड्स हैं वो इजीली जर्मिनेट कर सकते हैं। अगर आप बेटा सीधा जो सॉइल है हार्ड सॉइल है उसके ऊपर बीज डाल दो तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाते ना। तो अपने को पहले जो सॉइल है उसको अच्छे से लूज कर लेना है ताकि जो सीड्स हैं वो थोड़ी डेप्थ तक चले जाएं और वहां पे जाने के बाद उनकी जो जर्मिनेशन है वो बहुत ईजी हो जाती है, इजीली वो अंकुरित हो जाते हैं। सेकेंड, रूट्स कैन पेनिट्रेट डीपर इनटू द सॉइल। जो रूट्स हैं, जो नए प्लांट्स उगेंगे उनके जो रूट्स हैं वो इजीली पेनिट्रेट कर सकती हैं डीपर इनटू द सॉइल। मतलब पेनिट्रेट का मतलब नीचे जमीन के अंदर इजीली वो अपनी जगह बना सकती है। अगर सॉइल हार्ड होगी तो रूट्स को पेनिट्रेट करने में, जमीन के अंदर जाने में प्रॉब्लम होगी। तो सेकंड बेनिफिट अपने पास जो आता है, रूट कैन पेनिट्रेट डीपर इनटू द सॉइल। थर्ड अगर यहाँ पे बात करें, रूट्स ऑफ न्यू प्लांट्स कैन ट्रांसपायर इजीली। बेटा अगर आपकी जो सॉइल है वो लूज होगी तो हम कह सकते हैं जो एयर है सॉइल के अंदर जो गैप्स होते हैं उनके अंदर फिल हो जाती है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो रूट्स इजीली जो है रेस्पायर कर सकती है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस आपने वजह ह्यूमन रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। तो उनके रूट्स तक एयर को पहुंचाने का काम जो है लूज सॉइल करते हैं। सॉइल जितनी लूज होगी उसके अंदर इजीली कह सकते हैं एयर ट्रैप हो सकती है, जिसको प्लांट्स रेस्पिरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। फोर्थ, loosened soil is helpful for the growth of microorganisms and earthworms living in the soil। बेटा सॉइल अगर लूज हो तो आप कह सकते हो सॉइल के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स के लिए यूजफुल होते हैं, कुछ अर्थवॉर्म्स जो प्लांट्स के लिए यूजफुल होते हैं, इजीली ग्रो कर सकते हैं ना। अगर लूज सॉइल लूज होगी ये उसके अंदर ग्रो करेंगे, ये ग्रो करेंगे, सॉइल की क्वालिटी अच्छी होगी, सॉइल की क्वालिटी अच्छी होगी तो प्लांट्स अच्छे ग्रो करेंगे। तो इनके ग्रो करने के लिए भी हमारे पास सॉइल का लूज होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो है, द अपर लेयर इज द हेल्पफुल फॉर प्लांट। बेटा हम कह सकते हैं हमारे पास जो सॉइल की अपर लेयर है इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो अपर लेयर है इसको अच्छे से थॉरोली मिक्स कर देते हैं, पूरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ऊपर नीचे सब जगह ये सॉइल मिक्स हो जाए ताकि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स इजीली मिल सके। So the upper layer is helpful for the plant growth up to certain depth. By turning it up and down, it gets evenly distributed. तो ये जो upper most soil है ये evenly पूरी soil के अंदर distribute हो जाती है। जब आप उसको turning करते हो, नीचे की soil ऊपर, ऊपर के soil नीचे लेके जाते हो तो वो soil अच्छे से mix हो जाती है, जिसकी वजह से plants अच्छे ग्रो होंगे। तो ये तो अपने पास कुछ फायदे हुए soil को lose करने के। अगर हम बात करते हैं जो प्लॉइंग है होती किस तरीके से, तो बेटा दो मेथड है। अगर आप पुराने टाइम की बात करो, ट्रेडिशनल मेथड्स की अगर अपन बात करें तो हम पहले प्लॉइंग करते थे बाय एनिमल्स, जिसमें आप कह सकते हो बैल यूज करते थे, कैमल्स यूज करते थे, उनके पीछे हल लगा के जो मिट्टी की प्लॉइंग की जाती थी। ये ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन आजकल आप कह सकते हो आप जो प्लॉइंग है वो बाय ट्रैक्टर्स भी कर लेते हैं। ये मॉडर्न मेथड के अंदर आता है। तो द फील्ड कैन बी प्लॉट बाय डिफरेंट मोड्स लाइक एनिमल्स जो कि ट्रेडिशनल मेथड है, और सेकंड बाय ट्रैक्टर्स। दोनों की पिक्चर्स आप जो है स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके अलावा कह सकते हैं कि जो प्लॉइंग है इसको करने के अंदर जो मेन टूल्स का जो यूज होता है वो कौन कौन से हैं। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर प्लाउ, हल जिसको आप कहते हो। इसके अलावा एक टूल आता है हो, जो कि आप देख सकते हो डायग्राम में। और तीसरा अपने पास है कल्टीवेटर, जो कि विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर आप कह सकते हो उसको यूज किया जाता है। तो ये अपने पास मेथड ऑफ प्लॉइंग का क्यों की जाती है, कैसे की जाती है और कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। अब जब सॉइल प्रिपेयर हो गई है तो नेक्स्ट मेथड अपने पास आता है कि उसके अंदर बीज लगाना, सोइंग ऑफ सीड्स। तो चलिए देखते हैं सोइंग ऑफ सीड्स क्या होता है। तो सेकेंड मेथड आफ्टर प्रिपेयरिंग द सॉइल हमारे पास जो आता है सोइंग ऑफ सीड्स। अब बेटा आप कह सकते हो मिट्टी अच्छे से आपने प्रिपेयर कर ली, उसके बाद हमारे पास स्टेप आता है बीज को लगाने का।
लेकिन कह सकते हैं कि इसमें भी जो बीज लगाना है आपको, जो सीड्स हैं, अच्छी क्वालिटी के अगर हम सीड्स लगाएंगे, अच्छी क्रॉप उगेगी, अच्छी प्रोडक्शन होगी, अच्छे ग्रेन्स आपको मिलेंगे। अगर आपने सीड की क्वालिटी सही नहीं लगाई तो जो आपने मेहनत की है सॉइल को प्लोइंग करने में, टर्निंग करने में, लूज करने में, वो सारी वेस्ट हो जाएगी। तो देखते हैं सोइंग क्या है, किस तरीके से हम अच्छी क्वालिटी के सीड्स का पता लगा सकते हैं और कौन कौन से टूल्स इसमें यूज होते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग द सॉइल द फार्मर सोज द सीड्स। सॉइल प्रिपेयर करने के बाद फार्मर क्या करता है, उसके अंदर बीज लगाता है। सो द सीड्स ऑफ द क्रॉप बीइंग ग्रोन, जो भी आपको फसल लगानी है उसके बीज बोए जाते हैं। बिफोर दिस ही सेलेक्ट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड्स, है ना। तो सीड्स लगाने से पहले वो सेलेक्ट करता है बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड्स। क्यों बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड्स? ताकि जो उसके पास है अच्छी हेल्थी क्रॉप हो, उसको कोई बीमारी ना लगे, कोई डिजीज ना लगे, कोई कीड़े ना लगे। इसके अलावा जो ग्रेन प्रोडक्शन है वो भी अच्छी हो। सेलेक्ट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड्स टू इंश्योर हेल्थी क्रॉप एंड मैक्सिमम ग्रेन प्रोडक्शन। तो हेल्थी क्रॉप और मैक्सिमम ग्रेन प्रोडक्शन के लिए आप कह सकते हो आपको अच्छे और सिलेक्टिव सीड्स लगाने चाहिए। उसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी हमने लिख रखी है। इस एक्टिविटी से हम देख सकते हैं किस तरीके से हम हेल्थी सीड्स को डैमेज सीड्स में से अलग कर सकते हैं। बहुत ही इजी एक्टिविटी है जिससे आप समझ जाएंगे कि हेल्थी सीड्स कौन से होते हैं और जो डैमेज सीड्स हैं वो कौन से होते हैं। एक्टिविटी में करना क्या आपको, टेक अ बकेट, एक बाल्टी है फिल्ड विद वाटर और उसके अंदर पानी भर लें अच्छे। पुट सम ग्रीन ग्राम सीड्स इन इट, और उसके अंदर आप कुछ ग्रीन ग्राम, हरे चने के जो सीड्स हैं वो उसके अंदर आप डाल दो। लीव देम अनटच्ड फॉर सम टाइम्स, और उसको कुछ देर के लिए बिना छेड़े, बिना टच किए छोड़ दीजिए। होगा क्या होगा, इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो सीड्स हमारे पास खराब है, डैमेज हो चुके हैं, अंदर से खाली है, होलो है, खोखले हैं, जिनके अंदर कीड़े लगे हुए, वो सभी सीड्स पानी के ऊपर आ जाएंगे। और जो हेल्थी सीड्स हैं, अंदर से भरे हुए हैं, गुड क्वालिटी के सीड्स हैं, वो नीचे चले जाएंगे। तो लीव देम अनटच्ड फॉर सम टाइम एंड देन ऑब्जर्व। जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको देखोगे कि सम ऑफ द ग्रेन्स सेटल डाउन, कुछ जो ग्रेन्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, एंड अदर्स फ्लोट ऑन द सरफेस, और कुछ सीड्स हैं जो वाटर की सरफेस के ऊपर तैरने लग जाएंगे। दोज विच आर फ्लोटिंग, इनमें से जो तैर रहे हैं सीड्स ऑन द सरफेस आर डैमेज, वो डैमेज है और होलो है, वो खराब हो चुके सीड्स अंदर से खाली है, हल्के हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऊपर तैरने लग जाते हैं। Thus being lighter they float while healthy seeds are not hollow। लेकिन अगर हम हेल्थी सीड्स की बात करें वो होलो नहीं होते हैं, अंदर से खाली नहीं होते हैं, एंड गेट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बकेट, और वो बकेट के नीचे बैठ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं बहुत इजी तरीका है जिससे फार्मर्स जो सीड्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। उनको पानी के अंदर डाल दो, जो डैमेज सीड्स हैं ऊपर आ जाएंगे, उनको अलग निकाल दो, और जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं वो नीचे होंगे, उनको आप जो है फील्ड्स के अंदर लगा सकते हैं। ऑफ द बकेट, दिस वे फार्मर्स आइडेंटिफाई हेल्थी ग्रेन एंड सॉर्ट देम। इससे जो फार्मर्स है इजीली हेल्थी ग्रेन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको अलग छांट सकते हैं। यहाँ पे अगर सोइंग के लिए भी हमारे पास हम कह सकते हैं कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं। बहुत पहले की अगर बात करें तो लोग हाथों से भी बीज लगा देते थे। उसके बाद बेटा हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करें, आप डायग्राम में देख सकते हो, जैसा कि एक फनल शेप की हमारे पास जो है डिवाइस आता था, जिसके अंदर एक नीचे पाइप लगा होता था, नीचे उसको 2-3 जो है सेपरेशन की होती है, उसके अंदर ऊपर से आप बीज डालते जाओ और वो जो है बैल की मदद से चलता जाएगा, जो बीज है वो धरती के अंदर लगते जाएंगे। ये ट्रेडिशनल मेथड है। इसके बाद आजकल जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हमारे पास एक सीड ड्रिल, जो सीड्स को लगाने की जो है मशीन भी बन चुकी है, वो भी आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो सीड ड्रिल ट्रैक्टर से चलती है। इसके अगर अपन बेनिफिट्स की बात करें, जो सीड्स हैं
इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, है ना, एक लाइन में कह सकते हैं लगेंगे, बराबर दूरी पे लगेंगे, बराबर डेप्थ पे लगेंगे ना। ये हमारे पास जो सीड ड्रिल का यूज है। तो बेटा आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और काफ़ी लंबी वीडियो अपलोड करने में जो है प्रॉब्लम आती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। कई हो सकता है कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनकी ऑनलाइन क्लासेस ना शुरू हुई हों, उनको आप बता सकते हैं। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट किसी बच्चे को आता है तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।